साहित्य निधि में सुनिए विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई कहानी औरत की मौत। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे। उनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास मुख्य भाव हैं। प्रस्तुत है कहानी औरत की मौत। 26 अगस्त 1961 प्रातः 10 बजे। कल शत्रुपा का पत्र आया था और आज वो आने वाली है। वो सुनहरे बालों और उन्नीदे नैनों वाली एक कोमलांगी लड़की है। अब तक मैंने उसे दूर दूर से ही देखा है और हर बार नए सौंदर्य से अभिभूत हुआ हूँ। दूरी भी एक सौंदर्य है, आकर्षण का सौंदर्य। उनके आने पर मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए, पर जब से पत्र पढ़ा है तब से मेरा मन घुट घुट सा रहा है। मैं मान लूँगा, मुझे डर लग रहा है, जैसे बहुरंगी सर्प को धूल में रेंगते देखकर लगता है। वो मेरे पड़ोसी श्री खन्ना के निजी सचिव और उनके एक सस्ते तथा बाजारू किस्म के मासिक पत्र की संपादिका भी है। खन्ना निहायत ही कमीना और बदजात इंसान है, इसीलिए दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। सवेरे उठते ही वो नौकरों को डांटता है, वे ना हो और अक्सर वे नहीं होते तो बीवी को डांटता है। उसके बाद लंगोट बांधकर मालिश करवाता है। तब ऐसा लगता है मानो कोई गुहा मानव 20वीं सदी में भटक गया है। वो एक छोटे से कमरे में बैठता है जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसके ऊपर से होकर उसके ऊंचा ऊंचा बोलने का स्वर पड़ोसियों को परेशान कर देता है। वो अक्सर ऊंचा बोलता है और अक्सर बड़े बड़े दावे भी करता है। वो गांधी के हृदय परिवर्तन में विश्वास करता है, इसीलिए पहले क्षण जिसको मिटा देने की कसम खाता है, दूसरे क्षण उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने में तनिक भी झिझक नहीं होती। सभी सफल व्यक्तियों की तरह वो सुविधानुसार राजनीतिक दल बदलता रहता है। ब्लैक मार्केट में निष्णात है और लड़कियों को आकर्षित करने में प्राचीन वृहत कथा का नायक नरवाहन दत्त भी उसे नहीं जीत सकता। उसकी और शत्रुपा को लेकर मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं। सुना है कि खन्ना को जब कभी भी किसी मंत्री, सचिव या सेठ से काम होता है तो शत्रुपा को साथ लेकर जाता है। उसके शरीर से उठती मोहक गंध की उपेक्षा आज तक कोई भी यति नहीं कर सका, इसीलिए वो कभी विफल नहीं हुई। मोहिनी की भांति वो सहज भाव से कहीं भी जा सकती है। उसकी इच्छा के विरुद्ध जो उसकी ओर देखने का दुस्साहस करता है, उसे अपना शील बचाने के लिए खन्ना को काफ़ी भेंट पूजा चढ़ानी होती है। सुना है खन्ना की परिणीता परित्यक्ता मात्र रह गई है और रूपा उसके सब कुछ की स्वामिनी है। रूपा, अब जाने दीजिए, सब सुनी सुनाई बातें हैं, फिर भी मुझे डर लगता है वो मेरे इस एकांत अंधेरे कमरे में मेरे सामने बैठेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा है। वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? क्यों? मैं मना क्यों ना कर दूं? अभी भी समय है, लेकिन मैं कथाकार हूँ। मुझे, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। 10 बजे रात। शत्रुपा ठीक 11 बजे आई थी और 2 बजे उसे जाना पड़ा। इन 3 घंटों में मैंने उसे खूब पास से देखा, इतने पास से कि मैं उसके गोरे अंग में उठे हुए उरोज़ों का वर्णन कर सकता हूँ। जब उसने मेरे एकांत अंधेरे कमरे में प्रवेश किया तो वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा, मैं आ सकती हूँ? आइए आइए, मैं आपकी ही राह देख रहा था। क्षमा कीजिए, कमरे में रोशनी कम है, बिजली जलाता हूँ। वो हंसी। अंधेरे एकांत में बैठकर ही विचार मूर्त रूप लेते हैं। आपकी कहानियों के अंतर्द्वंद ने मुझे बार बार झंझोड़ा है। मैंने तब तक स्विच ऑन कर दिया था और ढेर सारा धवल प्रकाश उस पर बिखर गया था। मैंने उसे खूब पास से देखा। मेरा अंतर्मन अनायास ही ग्लानि से भर आया था। उस मोहिनी के नीचे निर्लज्जता झलक झलक उठती थी। मैं कांपा, पर यंत्रवत मुस्कुराकर कहा, बैठो रूपा। दोनों ही बैठ गए और कई क्षण अंदर के तनाव से मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढते रहे। किसी तरह मैंने कहा, तुम्हारा पत्र मिला था, मुझसे क्या चाहती हो? वो फिर भी मौन धरती की ओर देखती रही। उसने बोलने का प्रयत्न किया परंतु बोल नहीं सकी, बस खामोश निगाहों से देखती रही। उन खामोश निगाहों ने कितना कुछ कहा, बता न सकूंगा। शायद वो अपनी निर्लज्जता को छिपाने की जी जान से कोशिश कर रही थी और उस कोशिश के कारण ही उसके गौर वर्ण में कभी कभी स्वर्णिम आभा झलक उठती थी। मेरे मन में एकाएक करुणा का उद्रेक हो आया। मैंने कहा, आप शायद झिझक रही हैं? जी, उसने छोटा सा उत्तर दिया और फिर शब्दों के लिए छटपटाने लगी।
जैसे जैसे उसकी छटपटाहट बढ़ती गई वैसे वैसे वो तरल होती गई। हठात उसके नैनों के कोर भीग आए और उन्हें पोंछने की चेष्टा किए बगैर उसने कहा, मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ, मुझे निराश तो नहीं करेंगे? मैं उसे देख रहा था, देखता रहा, सहसा बोला नहीं, पर वो जैसे इन शब्दों को कहने के लिए तड़फड़ा रही थी। कह चुकी तो उसका रंग लौट आया। दृढ़ स्वर में वो बोली, मेरे बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। सुना तो है, पर सुना हुआ क्या सच ही होता है? कम से कम मेरे बारे में तो है। कहूँगी कि मैं उससे कुछ अधिक ही हूँ। मैं उसे देखता रह गया। वो सीधे मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, जो कुछ मेरे बारे में प्रचारित है उसको दोहराने की लज्जा से मैं बचना नहीं चाहती, पर विश्लेषण से क्या लाभ? 14 वर्ष पूर्व माँ केवल हम दोनों बहनों को लेकर ही किसी तरह यहाँ पहुँची थी। कैसे पहुँची थी ठीक ठीक याद नहीं। मैं कुल 6 वर्ष की थी, पर उसके बाद न जाने कितने पुरुष हमारे जीवन में आए। मुझे सबसे पहले शर्मा जी की याद है, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और जिनका बेढंगा शरीर देखकर मुझको अक्सर डर लगता था। हमारे जीवन में आने के बाद वे कुल 5 वर्ष जिए। उन 5 वर्षों में हमें मनुष्य बनाने के लिए जो कुछ किया, आज भी उसकी याद करके मुझे रोना आ जाता है। उन्हीं का पुण्य मुझे आपके पास आने का साहस दे सका। फिर एक वर्मा जी थे, जो समाज सेवा केंद्र के अधिकारी थे। उनकी बिल्ली जैसी आंखें दिन में भी चमकती थीं। उनसे हम दोनों बहनें बहुत डरती थीं, पर माँ न जाने क्यों उनकी प्रशंसा करते ना घाती थीं। वे हमारा पूरा खर्च उठाते थे और अक्सर हम दोनों बहनों को बहुत से लोगों से मिलवाते थे। कहा करते थे, मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, इसलिए सबसे खूब हेलमेल बढ़ाते रहना चाहिए। मैंने एकाएक कहा, बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, वे भी क्या? जी नहीं, वो हंस पड़ी। वे मरे नहीं, जेल में हैं। किसी लड़की के शील का अपहरण करने और फिर उसे जान से मार डालने के अपराध में आजन्म कारावास की सजा भोग रहे हैं। ओह, मैं इतना ही कह सका। उसने कहा, वे निरे मूर्ख थे, नहीं तो आज ये सब काम करके भी खन्ना साहब। ओह, मैं खन्ना से नफरत करती हूँ, सख्त नफरत हूँ। मैं उसके साथ में अलादीन का एक यंत्र हूँ। वो स्वयं भी मेरा उपयोग करता है और दूसरों को भी करने देता है। वो उपयोगितावाद में विश्वास रखता है। हर वस्तु को वो इसी दृष्टि से परखता है और हर लड़की को वो वस्तु ही समझता है। एकाएक उसे न जाने क्या हुआ, उसने कुर्सी से हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसका रंग पीला पड़ गया। वो तीव्रता से कांपी और पीछे को गिर पड़ी। मैं घबरा उठा। तुरंत एक गिलास पानी लाया, जोर जोर से मुंह पर छपके दिए और पुकारा, रूपा, रूपा, आंखें खोलो। मैंने उसकी आंखों की पलकें उठाईं, उसकी हथेलियों को सहलाया, दिल की धड़कन महसूस की और ये भी महसूस किया कि कहीं मैं भी न गिर पड़ूं। पर तभी वो गुनगुनाई। आंखों को खोलकर 1-2 बार शून्य में ताका, फिर एकाएक उठ बैठी। ओह, मुझे क्या हो गया था? मैं ऐसी क्यों हुई? आप मुझे क्षमा कर दें। आपको? मैं भी संभल चुका था, धीरे से बोला, ये पानी पी लो और घर चली जाओ। शेष कहानी फिर किसी दिन सुनूंगा। वो पानी पी चुकी थी, अब सीधी होकर बैठ गई और बोली, नहीं नहीं, फिर नहीं, कहानी इतनी ही है। कथाकार को क्या शब्द समझाना होगा? आने का कारण 2 शब्दों में और कहना है। ना जाने आज किस तरह का साहस बटोरा है, देख नहीं रहे कितनी दुर्बल हूँ। कल यदि ये साहस खो बैठी तो? मैंने यंत्रवत कहा, तो कहो। वो बोली, सुनोगे? उसका रंग फिर विवर्ण होता दिख पड़ा। मैंने कहा, जो कहोगी सुनूंगा। तो सुनो। उसने खूब दृढ़ होते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि माँ बनी रहूँ। कहकर उसने आंखें मीच लीं। मैं नहीं जानता कि कैसे मैंने दीवार पकड़ी और धीरे धीरे फर्श पर बैठ गया। शुक्र है उतनी देर रूपा आंखें बंद किए सोफे की पीठ पर सिर रखे बैठी रही। जब उसने आंखें खोली तो मैं अपलक उसकी ओर देखता बैठा था। उनकी आंखों में आंसू थे। उसने रुदे कंठ से कुछ कहना चाहा, पर वो कह न सकी। उसकी आंखें जल उठीं, शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने ब्लाउज में हाथ डाला और एक लिफाफा निकाल कर मुझे दिया। लो, इसे पढ़ लो। पत्र बहुत लंबा नहीं था, मैं उसे पढ़ गया। अंत में उसने लिखा था कहानी के, खन्ना ने इससे पूर्व 2 बार मेरा मातृत्व मुझसे छीना है। मैं नहीं चाहती कि तीसरी बार भी वही कहानी दोहराई जाए। वो लेडी डॉक्टर के पास जाने को मुझसे रोज़ कहता है।
आप तो जानते ही हैं उस जैसी कितनी लेडी डॉक्टर यही पेशा करती हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं माँ बनी रहूँ। खन्ना ने मुझे संसार की वे सब चीज़ें दी हैं जो शरीर और रूप को संवारती हैं, पर वो मेरी आत्मा को कलंकित करने में सफल हो गया। मैं गरीब थी, उसने मुझे धन दिया। मैं बेसहारा थी, सहारा दिया। ये धन, ये सांसारिक वस्तुएं, ये अपने आप में न सुख देते हैं न संतोष। मैं खन्ना को खूब प्यार करती, यदि वो हत्यारा न बनकर मेरे बच्चों का पिता बनता। मैं कितना खुश होती, कितना प्रसन्न। मैं तुमसे ठीक कहती हूँ, मैं पापिष्टा हूँ, पर मैं अपने बच्चों को कितनी गहराई से प्यार करती हूँ। ओह, वो अभी भ्रूण मात्र है, पर मैं उसको सुलाने के लिए लोरियाँ गाती हूँ, उसकी कमल जैसी आंखों में काजल लगाती हूँ, उसके सुनहरे बालों की लटें बांधती हूँ, उसकी मखमल जैसी मुलायम हथेलियों को चूमती हूँ। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा अपने पिता का नाम न ले सकेगा। मैं चाहती भी नहीं कि उस जैसा बदजात इंसान मेरी संतान का बाप बने। अवैध कहलाना उससे कहीं बेहतर है। मैं उस आदर्शवाद में भी नहीं फंसना चाहती कि कोई दया करके उसका पिता बन जाए। मैंने जो किया है उसे भोगना चाहती हूँ, पर मैं उसे खोना नहीं चाहती। पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया था। अंदर ही अंदर आक्रोश उमड़ घुमड़ रहा था, पर सुलझन कहीं नहीं। कई क्षण बाद मैंने उससे कहा, मेरे एक मजिस्ट्रेट मित्र हैं, तुम अभी मेरे साथ चलो। वो बोली, कौन? मैंने नाम बताया तो मुस्कुराई। ओ वो मुस्कुराहट, किसी के मुख पर इतना क्रूर व्यंग शायद ही देखा हो। बोली, उसके पास मैं कई बार खन्ना के काम से गई हूँ, कोई आज्ञा नहीं है, पुलिस में भी। तो मैं मान लूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी समस्या बड़ी जटिल और उलझी हुई थी। वो बोल उठी, मैंने कई बार आत्महत्या करनी चाहिए, पर हर बार अंदर से उसने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने एकदम कहा, फिर मैं क्या करूं? वो फूट फूट कर रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। मैं मुंह में जो आता है बक देती हूँ, पर मैं क्या करूं? मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, और आप क्या कृपा करके मुझे कोई नौकरी दिलवा देंगे जहां? मैं बोला, मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। इस हालत में कोई बहुत आशा नहीं। कोई बहुत आशा नहीं? उसने जैसे हताश होकर कहा। उन शब्दों ने मेरे अंतर को छेद कर रख दिया, जैसे बढ़ई पेचकस से लकड़ी को छेद देता है। मैंने एकाएक कहा, नहीं नहीं, मैं प्रयत्न करूंगा तब तक। उसी क्षण हम दोनों ने अचरज और भय से देखा। खन्ना मुस्कुराता हुआ मेरे द्वार पर खड़ा है। वो मेरे घर कभी नहीं आता, हम उससे बात तक नहीं करते, पर तब वो मुक्त भाव से बोला, आ सकता हूँ भाई साहब? मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया, आइए। वो बस 2 कदम आगे बढ़ा और रूपा से मुखातिब होकर बोला, रूपा, भाई साहब से तुम्हारी बातें खत्म हो चुकी हों तो चलो, खाने का समय हो गया है। क्षण भर पहले मैं देख रहा था कि रूपा सचमुच खूंखार हो उठी है, पर अब दृष्टि मिलते ही मोम की तरह पिघल गई। बोली, जी हाँ, चलती हूँ, विशेषांक की कहानियों का संपादन करने के लिए सहमत हैं। मैं हतप्रभ विमूढ़ जैसे था ही नहीं। रूपा उठी, मेरी ओर देखकर बोली, कहानी लेकर फिर आऊँगी। और वे दोनों चले गए। जाते वक्त रूपा सदा की तरह मुस्कुरा रही थी, और खन्ना उससे न जाने क्या क्या कह रहा था, क्योंकि मैं तो तब था ही नहीं। 26 सितंबर 1961, 10 बजे प्रातः। उसके बाद रूपा को नहीं देखा। खन्ना के कमरे के जालीदार किवाड़ों से झांकने का लज्जाजनक काम भी मैंने किया, पर रूपा की झलक न पा सका। जी में आ रहा है कि जाकर खन्ना से कहूँ, शैतान के बच्चे, बता तूने रूपा को कहाँ छिपाया है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि खन्ना तब खूब हंसेगा, कहेगा, भाई साहब बैठिए, चाय पी कर जाइए, अभी पता करता हूँ रूप कहानियाँ लेकर आपके पास क्यों नहीं गई। सीमा का विशेषांक अक्टूबर में ही तो निकलता है, और भाई साहब आप जानते हैं सीमा ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 30,000 छापता हूँ, फिर भी मांग पूरी नहीं कर पाता। विशेषांक तो 50,000 छाप रहा हूँ। खन्ना ने एक दिन ये सब बातें मुझसे कही थीं। मैं जानता हूँ ये सब किस्से हैं, पर मुझे इससे क्या, मैं रूप से मिलना चाहता था। मैं उसके बच्चे की प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। 10 बजे रात। दोपहर को फिर खन्ना के घर के पास से मेरा आना हुआ था, तभी सुना एक क्लर्क फ़ोन पर कह रहा था, रूप आ गई है, कार्यालय में आएगी। जी हाँ, वो शिमला गई थी। जी अब तो ठीक है, काफ़ी अस्वस्थ रही, पर पत्र, ऐसी बातें भी क्या पत्र में लिखी जाती हैं? वो आज आ रही है तो मेरे पास भी अवश्य आएगी।
सोचा, ओ तो रूप अस्पताल में थी, तभी नहीं आ सकी। और मैं 5 बजे तक घर में बैठकर उसकी राह देखता रहा, उसके बारे में नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। तब तो मैं बेचैन हो उठा। एकाएक न जाने क्या सूझा, तुरंत खन्ना के कार्यालय के सामने वाली छत पर जा खड़ा हुआ। वहाँ से मैं सबको देख सकता था, पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मेरा अनुमान कितना सही था। 2 क्षण बीते होंगे, मैंने रूप को देखा। वही तो है, वही खैरी काया, वही उनींदी आँखें, पर वो अब सुनहरे फ्रेम के चश्मे के भीतर और भी मोहक जान पड़ती है। वही सुनहरे बाल जो लाल रिबन के बंधन में आकर भी नीचे तक लहरा रहे हैं। शुभ्र श्वेत सूट में वो अप्सरा सी लगती है। खन्ना से बातें करती करती वो बार बार खिलखिला रही है और इतने जोर से बोल रही है, वही सीमा के बारे में डींगे। जनता में उठती हुई चरित्रहीनता पर आक्रोश। मुझे इन बातों में कुछ रुचि नहीं थी। मैं सारा समय उसे देखता रहा, उसकी बारीक से बारीक गतिविधि को लक्ष्य करता रहा। वो पूर्ण रूप से मुक्त थी, कहीं संकोच नहीं, कहीं दुविधा नहीं। हमारे बीच की दूरी कुछ गज की होगी, पर हर क्षण जैसे बढ़ती जा रही थी। मेरा मन पहले दिन की भेंट के वक्त से भी अधिक आशंकाओं से भरता जा रहा था। तभी टैक्सी आई और वो दोनों चले गए। दूरी सीमाओं को लांघ गई और मैं तब से सोच रहा हूँ, जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता हूँ। 27 सितंबर 1961, 10 बजे प्रातः। सवेरे सवेरे रूप का पत्र आया। कल संध्या को मैंने आपको छत पर देख लिया था, पर जिस रूप की तलाश आपको है वो मर गई और शिमला में दफना दी गई। अब वो माँ न बनेगी, कभी न बनेगी। अब वो केवल उपयोग की वस्तु मात्र है। कथाकार, तुम मेरे मज़ार पर आंसू बहा सकते हो, मुझे मुक्ति नहीं दे सकते। कहते हैं चिड़िया सांप से बहुत डरती है, पर उसके नेत्रों का मादक आकर्षण उसे सीधे उसके मुंह में खींच ले जाता है। और सुनो, मैं अब पीने लगी हूँ। कैसी निर्विघ्न तटस्थता, कैसी भोग साधना। मेरे वक्ष में जैसे किसी ने छुरी मार दी हो, जैसे मस्तिष्क पर शिलालेख दे मारा हो। आवरण के नीचे कैसी दुनिया है, कैसी सावधानी से असत्य की इस सुनहरी और मोहक पोशाक से हमने अपनी कुरूपता को ढक रखा है। जैसे संसार में जो कुछ भी हो रहा है, अपनी इस विभत्सता को ढकने छिपाने के लिए हो रहा है। जैसे ढकना छिपाना ही स्वाभाविक है, शेष सब मिथ्या है। बस मेरे हाथ ऐंठने लगे, मस्तिष्क ऐंठने लगा, दृष्टि भी ऐंठने लगी। 10 बजे रात। आखिर वो अघट घट ही गया। सब कुछ भूलने के प्रयत्न में मैं बैठा था कि सुना, मैं आ सकती हूँ। चकित कंपित दृष्टि घुमाकर देखा, रूप है। हठात डर गया। ये क्या कल वाली रूप है? उस दिन से बिल्कुल परिवर्तित हाव भाव, न लज्जा न सकुचाई मुद्रा। नहीं, ये तो अपरिचित है, एकदम अपरिचित। सकपकाई नज़रों से बस देखता ही रहा। उतने समय में रूप ठीक मेरे सामने की कुर्सी पर बैठ गई और बोली, पत्र मिल गया था? मैंने अपनों को संभालते हुए किसी तरह कहा, हाँ। बोली, कहानी लिखी? मैं विमूढ़ सा बोला, कैसी कहानी? वो मुस्कुराई, क्यों, मेरे बारे में? संसार भर को तुम अपनी कहानियाँ कहते हो, मुझे नहीं कहोगे? काश मैं लिख पाती, तब धरती काँप उठती। अच्छा, मैं प्रयत्न करूं तो क्या ठीक कर दोगे? मैं पागल सा बोला, रूप? वो एकाएक विवर्ण हुई, बोली, रूप रूप मत करो, उसने आत्महत्या कर ली है। उसके भीतर जो औरत थी वो कभी की मर गई। मैं जैसे चीख पड़ता, पर मैंने अपने को रोका, शांत भाव से कहा, रूप तुम चली जाओ। रूप एकाएक पलट गई, हंसी। जाऊंगी तो हूँ ही, खन्ना आने ही वाला है, पर ये कहानियाँ लाई हूँ, इन्हें देख नहीं लोगे? और उसने एक बड़ा सा पैकेट मेरी गोद में फेंक दिया। मैं आंखें फाड़े उसे देखे ही जा रहा था। पाउडर की मोटी तह के नीचे निर्लज्जता के काले छल्ले। वही फिर बोली, डरते हो? अब तो डरने की कोई बात नहीं रही। अब तो सचमुच केवल वस्तु रह गई हूँ मैं। आप भी वस्तु ही हैं। वस्तु की सार्थकता उसके उपयोग में है। आप कथाकार हैं, आप मेरी कहानियाँ ठीक करते रहिए। मैं हूँ, मैं आपकी। अपने को रोकने में असमर्थ मैं तब चीख उठा, निकल जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ। सच कहता हूँ, रूप तब उतने ही जोर से हंसी थी। सत्य से आदमी इसी तरह डरता है, पर करता यही है। जा रही हूँ, कहीं खन्ना ना आ जाए। और पर हाँ, कहानियाँ पढ़ी हैं, जानती हूँ देख कर लौटा दोगे। और वो चली गई।
जाते जाते एकाएक दृष्टि मिल गई। सच कहूँ, उसके नैनों के कोने भीग आए थे। जी जान से अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयत्न कर रही थी। घनीभूत दर्द कुंडली मारकर मुझे जकड़ रहा था और एक नया सत्य मेरी आंखों के आकाश में उभरता आ रहा था। तो आदमी सुंदर को भी छिपाता है। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई कहानी औरत की मौत। ये कहानी सन 1961 में प्रकाशित हुई थी। श्रेष्ठ हिंदी साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।